हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोह अग्रवाल। बच्चों, एनिमल किंगडम का मैं एक और नया सेशन लेके आया हूँ एंड होप सो दिस इज़ द लास्ट सेशन आपके लिए। पूरा एनिमल किंगडम यहाँ इस सेशन के साथ मैं एंड कर दूँगा। क्लियर है? जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में बात करी थी फाइलम कॉर्डेटा में ही, फाइलम कॉर्डेटा डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं कि क्या क्या उसके स्पेशल फीचर्स होते हैं, सारी चीज़ें। उसमें मैं डिस्कशन कर रहा था उसके डिवीजन वर्टिब्रेटा पे। मैंने उस वर्टिब्रेटा डिवीजन का भी फर्दर आगे सब क्लासिफिकेशन कर दिया था जो सब फाइला की तरह अपन मानते हैं। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा नाम दे देता, वर्टिब्रेटा डिस्कस कर रहे थे अपन लोग। वर्टिब्रेटा में जैसे कि मैंने आपको दो सुपर क्लासेस बताई थी, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। क्लियर है? और दो क्लास थी, दो मतलब एक तरीके से सब डिवीजन मान लीजिए उसके, जिसमें एनेथा एंड नैथोस्टोमा। एनेथा में मैं साइक्लोस्टोम पढ़ा चुका हूँ। नैथोस्टोमेटा में मैं फर्दर सुपर क्लास बनाई थी पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस के अंदर आपको कॉन्ड्रेक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज में कंप्लीट करा चुका हूँ। क्लियर है? अब जो दूसरी सुपर क्लास बची है आपकी, क्या? टेट्रापोडा। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स जिनके पास लिम्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 हाथ और 2 पैर, जिसमें हम लोग भी आते हैं। तो टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सबसे पहली चलेगी एम्फीबियंस वाली क्लास, दूसरी चलेगी रेप्टाइल्स, तीसरी चलेगी एव्स एंड फोर्थ एंड द लास्ट मैमल्स। क्लियर है? ये 4 क्लासेस आज इस सेशन में मैं बच्चों डिस्कस करने जाऊँगा, जिसमें हम शुरू करेंगे एम्फीबियन। किससे? एम्फीबियन से स्टार्ट करेंगे, हाँ या ना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी अपनी एनसीईआरटीज निकाल लें, पेन पेंसिल मार्कर, बोल्ड मार्कर, जिससे भी आप लोग क्वेश्चंस मार्क करते हैं वो सारी चीज़ें निकाल के बैठें, तभी मज़ा आएगा सुनने में सारी चीज़ें। क्लियर है? तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखो, क्लास एम्फीबिया, जिसमें एम्फीबियंस आते हैं बच्चों। क्लियर है? अब ये नाम क्या है, किस बेसिस पे इसका नाम पड़ा एम्फीबिया, वही चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्लास एम्फीबिया, ठीक है ना। पहला पॉइंट बनाओ, खत्म बात। एज द नेम इंडिकेट्स, इस एम्फीबिया मतलब वर्ड का मतलब ही होता है बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 2 तरह की जिंदगी जीते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 2 तरीके की जिंदगी जी सकते हैं, तो वही लिखा है। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मीन्स डुअल, बायोस मीन लाइफ, मतलब जो 2 तरीके की लाइफ फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों हुआ ये चीज़ें? एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मतलब डुअल, बायोस मीन्स लाइफ। As the name indicates, amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitat. तो इसीलिए क्योंकि ये दोनों तरीके से दोनों जगह पर रह सकते हैं, एक्वेटिक लाइफ भी हो सकती है इनकी और टेरेस्ट्रियल लाइफ, दोनों लाइफ में आराम से एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए इनका नाम एम्फीबिया पड़ा, इस क्लास का नाम, और इन एनिमल्स का नाम एम्फीबियंस पड़ा, क्योंकि ये दोनों तरीके की लाइफ साइकिल इनके पास होती है। एक्वेटिक लाइफ साइकिल में भी ये रह लेते हैं आराम से और टेरेस्ट्रियल में भी। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, कैरेक्टर्स आएंगे धीरे धीरे। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, सीधी बात है, टेट्रापोडा का मेंबर है तो डेफिनेटली टेट्रापोडा का मतलब ही है इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे, 2 हाथ और 2 पैर। क्लियर है? अब वो किसी में किसी प्रकार से होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं तो वैरायटी रहती है, बट 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे ही होंगे। अब वो विंग्स की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बट 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। इनकी जो बॉडी है वो किस पार्ट में डिवाइड रहती है? हेड में और ट्रंक में। इनकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड है, हेड एंड बचा हुआ पार्ट ट्रंक। क्लियर है? तीसरा 4th पॉइंट, टेल किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं होती है। क्लियर है? तो इसीलिए पूरा पॉइंट एक ही मान लेते हैं, छोड़ो इसको 2 पॉइंट अलग ना बना के एक ही पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। बॉडी इनकी मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है, हेड एंड ट्रंक, और कुछ एम्फीबियंस में टेल मिलती है, कुछ में नहीं मिलती, इसलिए मैं हर पार्ट में उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली बॉडी को हम डिवाइड 2 ही पार्ट में करते हैं, हेड एंड ट्रंक, क्योंकि हर एम्फीबियन के पास टेल नहीं होती, किसी किसी के पास है, किसी किसी के पास नहीं है। आगे देखिए 4th पॉइंट। क्लियर है? द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, नमी होती है, विदाउट स्केल्स। क्या इनकी स्किन कैसी है? मॉइस्ट है और विदाउट स्केल्स है। 5th पॉइंट, द आईज हैव आईलिड्स, इनकी आईज के पास आईलिड्स होती है। क्या होती हैं? आईलिड्स होती हैं। क्लियर है? अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, मतलब इनके पास पूरा वेल डेवलप्ड ईयर नहीं होता, एक टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है जिसकी वाइब्रेशन की बेसिस पे लोग सुनते हैं। क्लियर है? इनकी आईज पे आईलिड्स हैं और इनका ईयर केवल टिम्पैनम है। इनका पूरा, जैसे हमारा पूरा डेवलप्ड है ईयर, क्लियर है, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर, सारी चीज़ें डेवलप्ड है। इसमें नहीं है, इसमें केवल एक टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है, वही काम करती है हियरिंग का। क्लियर है? हाँ है ना। 6th पॉइंट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है, स्पेशल फीचर है इसलिए। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर, एक ही कॉमन चैम्बर में ये सारे ओपन होते हैं, जिसको हम क्लोएका कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोएका, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। क्लियर है? हम लोग हो गए और ऑर्गेनिजम्स हो गए जो हायर मेंबर हैं, उनमें ये काम नहीं होता। इनका जो एलिमेंट्री जिससे थ्रू खाना पास होता है, जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिनरी वगैरह ब्लैडर वाला सारी चीज़ें वो, और इनके जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स हैं, ये सब अल्टीमेटली एक चैम्बर में खुलते हैं। ये नहीं कि सबके लिए अलग अलग ओपनिंग है, बट इनके केस में, एम्फीबियंस के केस में, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल की वजह से जो जा रहा है फ्लो के, यूरिनरी ट्रैक्ट से जा रहा है, और इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये अलग अलग ओपनिंग नहीं है, इनके सब एक ही चैम्बर में ओपन होते हैं और एक ही ओपनिंग अल्टीमेटली होती है, और उस कॉमन चैम्बर को हम क्लोएका कहते हैं। स्पेशल फीचर है एम्फीबियन का, मार्क कर लीजिएगा। इनके एलिमेंट्री कैनाल, इनके यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी सिस्टम जो भी है, इनका पूरा प्रोसेस सिस्टम है, और इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, सब ये सब पहले एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, तब बाहर के लिए इनको रास्ता मिलता है। तो वो कॉमन चैम्बर का नाम है क्लोएका। क्या है? क्लोएका। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। अब बात आती है इनके रेस्पिरेशन की। क्या है इनके रेस्पिरेशन के लिए? क्या है? 7 पॉइंट। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। तीनों पॉसिबिलिटी है, तीनों से ही कर लेते हैं लोग आराम से, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गिल्स भी होते हैं इनके पास, लंग्स भी होते हैं इनके पास, स्किन भी होती है। तो मेरे ख्याल से ऐसी अडेप्टेशन है तो डेफिनेटली टेरेस्ट्रियल में भी रह लेगा आराम से, और एक्वेटिक लाइफ भी आराम से इसके अंदर पॉसिबल है। क्लियर है? हाँ या ना? तो 6 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नया पॉइंट है, स्पेशल फीचर है, मार्क करके रखिएगा। क्लियर है? 8th पॉइंट देखिएगा, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, अब हार्ट की बात कर रहा हूँ, दिल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अभी तक हम लोग कितने हार्ट के चैम्बर्स देखते चले थे? किसमें? कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस में 2 चैम्बर्ड हार्ट मिल रहा था। अब यहाँ पे भी देखते हैं क्या है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, मार्क कर लेना। एम्फीबियन पे जैसे ही आते हैं हार्ट कैसा हो जाता है? 3 चैम्बर्ड। ऑस्ट्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस में कैसा था हार्ट? 3 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड था, जिसमें एक ऑरिकल था, एक वेंट्रिकल। अब इस 3 चैम्बर्ड हार्ट में है क्या क्या? 2 तो ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। क्लियर है? ध्यान रखना, 2 ऑरिकल्स हैं, एक वेंट्रिकल है इनके हार्ट पे। आगे देखिएगा, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्लियर है? 9th पॉइंट, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, जिसको हम पॉइकिलोथर्मस कहते हैं। पढ़ा चुका हूँ कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस में, जस्ट पिछले सेशन में। पॉइकिलोथर्मस कहते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है ना? 10th, सेक्सेस आर सेपरेट। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। कैसे हैं? ओवीपेरस, दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर है? क्या बोला गया? सेक्सेस आर सेपरेट मतलब डायोशियस कंडीशन, हर्माफ्रोडाइट नहीं है। कौन सी है? डायोशियस, मतलब मेल पार्ट अलग है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल है। तीसरा, एग लेइंग एनिमल्स है, ओवीपेरस, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट एडल्ट में डेवलप हो रहा है, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा स्टेज दिख रही है। किसी किसी में इनमें लार्वा स्टेज आती है, किसी किसी में डायरेक्ट डेवलपमेंट शो होता है। मतलब सीधा अडल्ट, या फिर सीधा अडल्ट मत बोलो, कोई चेंजेस नहीं दिखते। उनके जो न्यू बॉर्न्स हैं, ओवीपेरस से जो अंडे में से बच्चे निकलते हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता एडल्ट के मॉर्फोलॉजी में और उनकी मॉर्फोलॉजी। बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हमें लार्वा स्टेज मिलती है, जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट रहती है अपने एडल्ट से। क्लियर है? तो ये थे कुछ कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबिया। क्लियर है? नाम से ही पता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों लाइफ एग्जिबिट करते हैं। बॉडी के बारे में क्लियर है, स्किन के बारे में क्लियर है, टिम्पैनम, सबसे मेन पॉइंट एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। तो इनका एलिमेंट्री कैनाल, इनका यूरिनरी सिस्टम और इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सब एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, तब वो बाहर जाते हैं बॉडी के। क्लियर है? हाँ है ना? उस कॉमन चैम्बर का नाम है क्या? क्लोएका। क्या है नाम? क्लोएका। क्लियर है? चलूँ आगे मैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे इसमें बन रहा है, ये कौन है? सैलामेंडर है बच्चों, इसकी टेल है, पर फ्रॉग की टेल है क्या? नहीं है। तो वही कह रहा हूँ मैं, हर एम्फीबियन के पास टेल नहीं होती, जरूरी नहीं है टेल हुई हो, किसी के पास है तो किसी के पास नहीं है। जैसे कि पहला डायग्राम ये बन रहा है सैलामेंडर, आपकी बुक्स में ही बन रहा होगा। ये किसका बनना है? राना, फ्रॉग है ये। कौन है? फ्रॉग, राना। इसके पास टेल नहीं है, इसके पास टेल है, तो ये से मेंशन हो गया आपके लिए। तो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अब फ्रॉग को हम क्या कहते हैं? फ्रॉग को फ्रॉग ही कहेंगे सर? नहीं, जूलॉजिकल नेम अलग है बच्चों, तो वो भी याद रखने हैं। टोड को हम कहते हैं बूफो, याद रखना नाम। टोड को हम क्या कहते हैं? बूफो। क्लियर है? फ्रॉग को हम क्या कहते हैं? राना। ट्री फ्रॉग को क्या कहते हैं? हाइला।
सैलमेंडर का नाम सेम ही है, स्पेलिंग अलग है बस, SALAMANDRA, इसमें SALAMANDER, क्लियर है, ये जूलॉजिकल नेम है, क्लियर है। सैलमेंड्रा या सैलमेंडर, क्लियर है। इक्थियोपिस, इसको कहते हैं हम लिम्बलेस एम्फीबियन, क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार पूछा गया था, क्वेश्चन आया हुआ है। इक्थियोपस लिम्बलेस एम्फीबिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, लिम्बलेस एम्फीबिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लिम्बलेस एम्फीबिया बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, इक्थियोपस को लिम्बलेस एम्फीबिया। तो क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे, स्पेशल पॉइंट दिखाई दिया मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दिए। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, तो जनरली वाटर में करते हैं, टेरेस्ट्रियल में ये लोग रिप्रोडक्शन नहीं, जनरली वाटर के अंदर ही ये काम करते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन, सारे प्रोसेस ज़्यादातर इनके पानी में होते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ में नहीं करते ज़्यादातर, क्लियर है। तो ये ध्यान रखेंगे, लिम्बलेस एम्फीबिया कैसे कहते हैं, इक्थियोपस को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखेंगे, क्लियर है। मेरे ख्याल से दोनों डायग्राम भी क्लियर होंगे। पहला किसका है, सैलमेंडर का, दूसरा किसका है, राना, फ्रॉग का। टोड मत करे आना, फ्रॉग है ये, ठीक है ना, राना है, क्लियर है। इनका ईयर होता है पूरा डेवलप नहीं, केवल इनमें क्या मिलती है हमें, टिम्पैनम, जो इनमें हियरिंग का काम या ईयर का काम करता है, जो इनमें ईयर का काम करता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है ना। अब मैं एक और टेट्रापोडा की क्लास में पढ़ रहा हूँ अगर आगे, जिसका नाम है रेप्टिलिया। क्या नाम है, रेप्टाइल्स, जो क्या स्नेक्स हो गए आपके, लिजर्ड वगैरह हो गए, वो सब इसी क्लास में आते हैं किसके मेंबर, सब कुछ ये चल रहा है, कौन सा फाइलम चल रहा है, कॉर्डेटा, भूल मत जाना। कॉर्डेटा के अंदर क्या, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा के अंदर क्या, नैथोस्टोमेटा, नैथोस्टोमेटा के अंदर क्या क्या टेट्रापोडा, टेट्रापोडा के अंदर है ये वाली क्लास रेप्टिलिया। तो पूरी हायरार्की याद होनी चाहिए, फाइलम कॉर्डेटा, उसके अंदर उसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उसका फर्दर डिवीजन क्या, नैथोस्टोमेटा, उसका फर्दर डिवीजन टेट्रापोडा, टेट्रापोडा के अंदर है ये रेप्टिलिया क्लास। इसमें आते हैं कौन, छिपकली वगैरह, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, छिपकली कहते हैं, नॉट छुपकली, ठीक है ना। नाम पता है बच्चे को भी, कभी छुपकली छुपकली करते रहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, होता ही नहीं होगा, ऐसे नाम बोल देते हैं, क्लियर है। छिपकली आई मीन लिजर्ड्स, स्नेक्स, वो सब इसी में आते हैं, ठीक है ना। रेप्टिलिया, अब नाम ही इसका ऐसा है बच्चों जो इसके क्रॉलिंग या क्रीपिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। रेप्टिलिया मतलब ही होता है क्रॉल करना, क्रीप करना। इनके पैर नहीं होते, इनके पैर नहीं होते, ये क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है ना, क्रीपिंग नेचर होता है इनका। तो ध्यान से सुनिएगा, तो क्लास का नाम इसी है मूवमेंट के बेसिस पे। द क्लास नेम रेफर्स टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। इनका जो ये है, क्या है, इनका जो नाम है वो इनके लोकोमोशन के बेसिस पे दिया गया है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग नेचर। क्योंकि लैटिन में रिपर्स एंड रेप्टम मतलब होता है क्रीप करना या क्रॉल करना, क्लियर है, जमीन पे घिसटते हुए मूव करना। कभी सांप के पैर देखा टिंग 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 करके जाता है, कभी बिल्कुल नहीं जाता, वो क्या करता है, क्रॉल करता है। कभी सांप के पैर देखे हैं या स्नेक के पैर देखे, नहीं होते भाई, क्लियर है, बट वो क्रॉल करता है, क्या करता है, क्रॉल करता है, क्लियर है। चले आगे सुनिएगा, अगला पॉइंट, पहला पॉइंट तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। सेकंड, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज़्यादा टेरेस्ट्रियल होते हैं बच्चों, पर क्रोकोडाइल के पैर होते हैं, हर केस में नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर है, क्रोकोडाइल के पैर होते हैं, ध्यान रखना, ये मत भूल जाना, बट स्टिल वो इतना तेजी मूवमेंट शो नहीं करता। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। याद रखना, इनकी बॉडी कैसी होती है, ड्राई होती है, ठोस होती है, और स्किन पे कॉर्निफाइड होता है, पैन के लिए से छोटे छोटे से स्केल्स और स्क्यूट्स निकले हुए होते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, स्केल्स और स्क्यूट्स निकले हुए होते हैं। इनकी स्किन थोड़ी हार्ड होती है, ड्राई होती है, कॉर्निफाइड है, थोड़ी खुरदुरी हिंदी में कह दो उसे, ठीक है ना, और एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स होते हैं। जाके कभी मगरमच्छ के ऊपर की सर्विस छू के देखना, मजा आ जाएगा, क्लियर है। पालतू के वैसे देखोगे तो वो तो आपको पूरा अंदर खा जाएगा, पता ही लगेंगे कहाँ गए, ठीक है ना। तो ध्यान से, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड द बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन बिकॉज ऑफ एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स, क्योंकि इनके ऊपर ये मिलते हैं इसीलिए कॉर्निफाइड जैसी लगती है। तीसरा पॉइंट, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। इनमें भी हमें टिम्पैनम ही देखने को मिलती है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, इनके अंदर भी हमें कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं। जैसे हमारे पास कान है इतने बेहतरीन, इनके पास भी, इनमें भी क्या टिम्पैनम ही होती है ईयर को जो रिप्रेजेंट करता है। लिम्स की बात आ गई, फोर्थ पॉइंट, लिम्स व्हेन प्रेजेंट लिखा है, हर केस में नहीं। स्नेक के पास पैर नहीं होते, क्रोकोडाइल के पास होते हैं। लिम्स होते हैं तो वो 2 पेयर्स होते हैं, नहीं तो होते ही नहीं है, क्लियर है, नहीं तो होते ही नहीं। अगर होते हैं तो 2 पेयर, छिपकली के गिनना 4 ही होते हैं, हाँ या ना, क्रोकोडाइल के गिनना 4 ही होते हैं। तो क्रोकोडाइल को पकड़ के चल लो ना,
पकड़ तो नहीं पाएंगे बट उसको देख के चलो ना, अगर प्रेजेंट है लिम्स तो वो डेफिनेटली 2 पेयर होंगे, नहीं तो होंगे नहीं। क्लियर है? चलिए अब ये मत कहना सर फिर टेट्रापोडा में, अरे क्यों नहीं रखेंगे भाई, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स अगर मिल रहा है उसके अंदर लिम्स तो वो 2 पेयर ही मिल रहे हैं, या तो मिल रहे हैं या मिल ही नहीं रहे हैं। तो अब जब नहीं मिल रहा है तो उसको फिर भी स्टिल इनके नाम के बेसिस पे इनके साथ और भी रिजेम्बलेंस देखी जाती है, ठीक है ना, इन्हीं के साथ रखा जाता है। 5th पॉइंट, हार्ट पे आ जाओ भाई। अभी तक कितने चैम्बर्ड मिल चुके हैं आपको? 3। इसमें कितने बनेंगे? हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड, यहाँ पे भी 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल नॉर्मली। क्या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है? मार्क कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्पेशल पॉइंट होगा इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। इनका भी हार्ट जनरली 3 चैम्बर्ड मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेज में, बट एक एक्सेप्शन है, किसका? क्रोकोडाइल्स। किसका? क्रोकोडाइल्स। इसमें हमें 4 चैम्बर्ड हार्ट्स, जैसे हमारे में मिलता है ना वैसा ही क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट्स, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। मार्क कर लेना, 2A + 2V लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, 2 ऑरिकल + 2 वेंट्रिकल। और 3 चैम्बर्ड में केस में 2A + 1 वेंट्रिकल। क्लियर है? तो ये फर्क है। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में ये वाली कंडीशन होती है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, पर केवल इकलौता क्रोकोडाइल ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट्स मिलता है, 2 ऑरिकल दिखते हैं और 2 वेंट्रिकल्स दिखते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। एक और आगे पॉइंट बढ़ाते हैं, नंबर मैं भूल गया हूँ, जो भी है लिख लेना अपने आप। 6th पॉइंट या 5th पॉइंट ही होगा मेरे ख्याल से। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्मस, मतलब कोल्ड ब्लडेड, कभी कोल्ड ब्लडेड बोल देता है कभी पॉइकिलोथर्मस, एडजस्ट कर लेंगे, इतनी बात तो आप सीख गए होंगे, बच्चे नहीं हैं आप, बार बार बताना पड़े। रेप्टाइल्स क्या है? पॉइकिलोथर्मस है, ठीक है ना। 6 पॉइंट, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स एक स्पेशल फीचर इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना कैंचुई अपनी स्किन छोड़ जाते हैं। आप वैसे भी सीरियल्स बहुत देखते होंगे, नागिन आता था मौनी रॉय का, क्लियर है, उसमें भी बहुत सारी जगह दिखा है स्किन्स वो अपनी शेड करते थे, असल में वो स्किन नहीं उनके स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्केल्स। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कैंचुई कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कैंचुई कह देते हैं हिंदी में। तो स्नेक्स और लिजर्ड, जो जानते हैं बच्चों अच्छे से हिंदी, उनको समझ में आ रही होगी, जो नहीं जानते वो स्किन कास्ट के नाम से याद रखें। उम्मीद कर रहा हूँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदी तो आती होगी, क्लियर है, क्योंकि अभी कुछ कुछ हैं ऐसे जगह पे बच्चों को हिंदी ही नहीं आती। मेरे को बड़ा अफसोस होता है कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदी नहीं सीख रहे हैं, क्लियर है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मॉडर्नाइजेशन अच्छा है, पर अपनी भाषा तो भाई आनी चाहिए। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। क्या ये लोग अपनी बॉडी के जो स्केल्स हैं वो स्किन कास्ट की फॉर्म में रिमूव करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कैंचुई कहते हैं, क्लियर है। 7th पॉइंट देखो, सेक्सेस कैसे है? सेपरेट है, क्लियर है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। क्या है? ओवीपेरस है, एग लेइंग। और डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट। क्या बोला? 7th पॉइंट, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब डायोशियस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? डायोशियस। हर्माफ्रोडाइट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट में दोनों सेक्सेस सेम एक ही ऑर्गेनिज्म में। ये कौन सी है? डायोशियस कंडीशन। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल। एम्फीबियन में कैसा था? एक्सटर्नल। एग लेइंग है और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट है, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे उम्मीद कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स देखो भाई, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, याद करना आपको सारे। एग्जाम्पल्स के लिए आप लिख लिख के याद करो तभी याद होंगे। हर फाइलम के एग्जाम्पल लिख लो, रटते चलो जितना कर पाओ, मजा आएगा उसमें। टर्टल को हम क्या कहते हैं? क्लियॉन। क्या कहते हैं? क्लियॉन। टॉर्टोइस को टेस्ट्यूडो, क्लियर है। ट्री लिजर्ड कैमिलियन, जो होते हैं गिरगिट, कैमिलियन, क्लियर है। गार्डन लिजर्ड कैलोड्स बोली जाती है। क्रोकोडाइल क्रोकोडिलस बोला जाता है। एलिगेटर को सेम टू सेम एलिगेटर के नाम से ही जानते हैं। वॉल लिजर्ड जो घर में मिलती है आपके, हेमीडेक्टाइलस। आज के बाद उसे अब छिपकली मत करना, हेमीडेक्टाइलस बोलना, नाम याद हो जाएगा। क्या करेंगे? क्या? हेमीडेक्टाइलस। क्या? घर पे अब छुपकली मत करना, जो दीवार पे चलती है, छुपकली नहीं छिपकली कहते हैं, क्लियर है। अब उसको छिपकली के नाम से ना बुला के आप हेमीडेक्टाइलस बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? हेमीडेक्टाइलस, याद हो जाएगा, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और स्नेक्स में कुछ याद रखेंगे, कहते हैं कोबरा, किसको क्या बोला जाता है? नजा, नाजा, ऐसे याद कर लो, या नजा, क्लियर है। क्रेट क्या बोला जाता है? बैंगरस, क्लियर है। वाइपर को वाइपेरा, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा। एग्जाम्पल्स याद रखो, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। बच्चों डेफिनेट याद कर लो, क्योंकि एनिमल किंगडम में से एग्जाम्पल्स पे से क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये वाली मैं, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटी आता है, क्योंकि बेसिक चीज़ सबसे ज़्यादा है उसने इस चैप्टर में एग्जाम्पल फिट कर रखे हैं। एग्जाम्पल पे से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बना ही देगा। आप पेपर उठा के देख लो यार, कोई भी, क्लियर है। नीट का उठा के देखना,
लास्ट ईयर्स के जितने भी आए हुए हैं कम से कम 4-5 साल के उठाना, डेफिनेट आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम्पल्स पे से। क्लियर है? एग्जाम्पल पे से क्वेश्चन बनता ही बनता है एनिमल किंगडम पे, या फिर जिस तरीके से मैं पॉइंट्स मार्क करा रहा हूँ, जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको निकाल लो। एनिमल किंगडम का सबसे इजी तरीका है याद करने का, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बनाया, एक चार्ट पेपर लेना, सारे फाइलम बनाना। क्लियर है? फाइलम के नाम लिख लिए। अब पहले उनके सब सिमेट्री लिख लो, कैसी कैसी किस फाइलम में सिमेट्री, लास्ट में यहाँ पे भी चार्ट बनना है पर वो इतना डिटेल में नहीं है, आपको डिटेल में बनाना है। क्लियर है? उसके फिर कुछ और पॉइंट्स जैसे कि सिमेट्री हो गई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनका रिप्रोडक्शन का मेथड हो गया, यूनिसेक्सुअल है, बाईसेक्सुअल है। क्लियर है? पहले तो कॉमन फीचर्स सब में जो मिलते हैं, इसमें किस तरीके का और बाकियों में किस तरीके का, और फिर सब फाइलम के जितने भी फाइलम है उनमें सबके अपने अपने जो स्पेशल पॉइंट्स हैं जो अलग से मेंशन है, जो और फाइलम शो नहीं करते, केवल वही शो करता है, उनको एक अलग मार्कर से लिख लेना, घर पे चिपका लेना। चैप्टर रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चैप्टर रिवाइज करने की भी जरूरत, इतनी मेहनत तो है थोड़ी, बट कर लोगे, एक बार की मेहनत परमानेंट खत्म है आपकी, फिर उसको रिवाइज करते रहो, बस जाते आते देख लोगे तब भी ये रिवीजन आपको दिमाग में घूम जाए, अरे हाँ ये सब पढ़ाया था। बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, बहुत फ़ायदा देगी, मेरी गारंटी है। चार्ट पेपर बड़ा सा लेना, उस पर सारे फाइलम्स मेंशन करना एक एक करके टेबल की फॉर्म में, और चार्ट पेपर में मेरे ख्याल से जगह इतनी होगी, लिख आराम से लेंगे। क्लियर है? कॉमन पॉइंट्स को एक ही मार्कर से लिख लेना, और जो स्पेशल फीचर है हर फाइलम के एंड में बनाना, लिख के पूरे लाइन खींच के लिखना स्पेशल फीचर्स हर फाइलम के, वो इसके लिए जो फाइलम है उसके उसमें लिखना, जो दूसरा फाइलम उसके जो स्पेशल फीचर्स है वो उसमें लिखना। सीधी बात है, कर लोगे काम, बहुत मज़ा आएगा। एग्जाम्पल्स के लिए आप कॉपी पे फाइलम के नाम लिखना, उसके सारे एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं उनके कॉमन नेम जिस नाम से हम जानते हैं, और उनके जो जूलॉजिकल नेम्स हैं वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, तभी ये सारी चीज़ें आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। इतना काम करना पड़ेगा आपको एनिमल किंगडम में, नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे फिर यूँ ही कहेंगे पेपर में जाके ये तो बाहर से क्वेश्चन है, बाहर से कुछ नहीं है, सब एनसीईआरटी से ही आता है, बस वो अलग बात है आपने उतना गौर नहीं दिया होता इस बात पे। बाहर से कुछ नहीं आता, 100% एनसीईआरटी आ रही है पेपर में, मान जाओ मेरी बात। नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो नीट का पेपर उठा के चेक कर लो, कैलकुलेट करना, ये नहीं कि करना एक दो क्वेश्चन बाहर से आ गया तो रो रहे हैं उसको बैठ के, भाई कौन पूछने आएगा, फिर कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। उसमें टोटल एवरेज निकालो, 90 क्वेश्चंस को देखो, उसमें मार्क करिए कौन कौन से एनसीईआरटी से कितने आए, चेक कर लो, 5 साल के उठा लो पेपर, हर साल के पेपर में कैलकुलेट कर लो कितने एनसीईआरटी के आए, कितने बाहर के आए, अपने आप पता लग जाएगा सिलेक्शन का क्राइटेरिया। एनसीईआरटी फोकस करो, फर्स्ट प्रायोरिटी एंड लास्ट प्रायोरिटी यही है, इसके अलावा कुछ पढ़ोगे कुछ नहीं होना, चाहे 2 साल दो पेपर, चाहे 10 साल दो पेपर, नहीं होगे सिलेक्ट। अगर इसको आपने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी तो मैंने बताया है 15 बार रिवीजन मस्ट है, मस्ट है और मस्ट है। स्टार्टिंग के 3 बार कर लो भाई, उसी में 90% मेहनत है, 4th टाइम से 15th टाइम रिवीजन पहुंचने में खुद नहीं पता लगेगा तुम्हें कि कब हम रिवीजन कर गए इतनी बार। और इतनी बार रिवीजन करना कोई बड़ी बात नहीं, जो करते हैं वो भी इंसान है और आप भी इंसान हो, उनके पास भी भगवान ने वही दिमाग बना के दिया है, आपके पास भी, बस फ़र्क ये है वो खर्च कर रहे हैं, आप लोगों ने बस उसे रख रखा है, आप खर्च नहीं कर रहे हो। खर्च करो उस दिमाग को, भगवान ने ऐसे रखने के लिए नहीं दी, क्लियर है, खर्च करने के लिए दिया है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं, तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे। कुछ डायग्राम्स भी बन रहे हैं, तो डायग्राम भी देख लो भाई किस किस के बन रहे हैं। ये किसका बनना है, कैमिलियन का, क्या किसका बनना है, कैमिलियन का, जिसको आप क्या कहते हो, ट्री लिजर्ड। ये किसका बनना है, क्रोकोडिलस मतलब क्रोकोडाइल का। ये किसका बनना है, क्लियन, जिसे आप टर्टल कहते हैं, टॉर्टॉइज और टर्टल दोनों अलग होते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्लियन ये कौन है, टर्टल है। और लास्ट में जो बन रहा है किसका, नजा, किंग कोबरा। कौन सा कोबरा, किंग कोबरा, क्लियर है। चलें आगे, दिस इज द क्लास रेप्टिलिया, क्लियर है। अब अगली क्लास पे आता हूँ मैं, जिसमें एव्स, चिड़िया, बर्ड्स पढ़ेंगे। किस क्या पढ़ेंगे, बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये वो क्लास है जिसमें कौन आता है, बर्ड्स आती हैं। कौन आती है बच्चों, बर्ड्स आती हैं। सुनिएगा जरा, पहला पॉइंट इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ध्यान से सुने। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एव्स आर दे आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनके पास क्या होता है, पंख, फेदर्स होते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। सब बच्चे जानते होंगे कौन है, ऑस्ट्रिच, भागती बहुत तेज है, क्लियर है। ज़्यादातर कैसी है ये, फ्लाइट, ये इजीली फ्लाई कर सकती हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड जो कौन है, ऑस्ट्रिच है। एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड जो कौन है, ऑस्ट्रिच है, क्लियर है। किसके अलावा, फ्लाइटलेस बर्ड के अलावा और बाकी की सारी बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं, फेदर्स होते हैं उनके पास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा, इनके पास चोंच होती है जिसको आप बीक कहते हैं, दे पजेस बीक, क्लियर है। और बच्चों ये नहीं है, बीक के भी अलग अलग फॉर्मेशन होती है, कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए, कुछ सकिंग टाइप की बीक्स होते हैं, कुछ प्रेडेशियस जो जानवरों पे
जानवर वगैरह खाने के लिए होती हैं, जैसे ईगल्स वगैरह की प्रेडेशियस वाली बीक होती है। अलग अलग तरीके की बीक्स मिलती हैं। जैसे कि आप अगर हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, अगर किसी का मन नहीं हो बीएससी वगैरह करने के लिए, जिसका मन है बीएससी वगैरह ग्रेजुएशन जूलॉजी से थोड़ा स्टडी करना, पीएचडी वगैरह करना, तो वहाँ पे अलग अलग डिविजन्स हैं, वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं आप लोग। क्लियर है? बहुत सारी रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो बहुत सारे, मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो हायर एजुकेशन के लिए अगर अलग एमबीबीएस के अलावा भी जाना चाहते होंगे, तो उनको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। रिसर्च प्रोग्राम्स बहुत अच्छे अच्छे चलते हैं हिंदुस्तान में। क्लियर है ना? मज़ा आएगा। ये सारी चीज़ें डिटेल में आती है। ये तो छोड़ो, जो अभी मैंने स्नेक पढ़ाया है ना, उसका पॉइजन मैकेनिज्म, बाइटिंग मैकेनिज्म बहुत तरीके को बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। उनके अंदर कौन कौन सी मसल्स काम करती है, कौन कौन सी बोन्स काम करती हैं, बहुत वाइड है भाई, बहुत वाइड है जूलॉजी और बॉटनी हमारी। क्लियर है? हम लोग केवल यहीं तक रह जाते कि एमबीबीएस ही करिए, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जिसके बहुत अच्छे स्कोप हैं फ्यूचर में जाके। क्लियर है ना? हाँ या ना? अगर आप लोगों को जानने में इंटरेस्ट हो तो मैं उस पर भी एक सेशन बना दूंगा, उसमें आपको मैं स्कोप्स दिखा दूंगा। एमबीबीएस के अलावा भी और स्कोप होते हैं बायोलॉजी से। क्लियर है बच्चों? तो टाइम वेस्ट नहीं करा, टॉपिक पे चल रहे हैं तो सुनिएगा। इनके पास क्या होती है? बीक्स होती है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट सुनिएगा। इनका जो 4 लिम्स है, इनके पास लिम्स है, टेट्रापोडा के मेंबर है। इनके 4 लिम्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाता है विंग्स। इनके जो 4 लिम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों? विंग्स में, उड़ने के काम आते हैं। और इनके जो हाइंड लिम्स हैं, पीछे वाले पैर, वो जनरली उनके ऊपर स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं? उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो भी मॉडिफाई हो जाते हैं। किस किस काम के लिए? वॉकिंग के लिए किसी किसी में स्विमिंग के लिए, किसी में ट्री की ब्रांच पर बैठने की, क्लैस्पिंग। किसी के आपने पंजे देखे होंगे, ऐसे करके राउंड होते हैं, तो वो जाके बैठते हैं, जब पीछे से भी बंद कर लेता है और आगे से भी एक लॉक लग जाता है जिससे वो इजीली ब्रांच के ऊपर बैठे रहते हैं। आप पैरेट के पैर देखिएगा, पीछे भी एक पीछे होता है पाँव और आगे के 2। क्लियर है? वो इस तरीके से लॉक फिट कर लेते हैं। क्लियर है? तो वो क्लैस्पिंग के पर्पज से मॉडिफाई आते हैं। तो 4 लिम्ब तो विंग्स बन गए, और हाइंड लिम्स किसके हिसाब से? स्केल्स होते हैं उनके ऊपर, और वो मॉडिफाई होता है किसी में वॉकिंग के लिए, किसी में स्विमिंग के लिए, और किसी में क्लैस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लैस्पिंग के लिए। क्लियर है? किसके लिए? ट्री ब्रांच पर बैठने के लिए। ठीक है ना? 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 4th भी। क्लियर है? सुनिएगा। स्किन इज ड्राई, मोस्ट पूरी स्किन इनकी कैसी होती है? ड्राई होती है, और उसके ऊपर कोई ग्लैंड नहीं होती। केवल एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ऑयल ग्लैंड जिसे कहते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बेस ऑफ द टेल के बेस पे। क्लियर है? पूरी स्किन ड्राई है और कोई ग्लैंड नहीं होती। हमारी बॉडी में है सुडोरिफोर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, इनके पास कुछ नहीं होती। क्लियर है? ये पूरी स्किन ड्राई होती है, और बट इनकी एक ग्लैंड मिलती है, ऑयल ग्लैंड, वो भी कहाँ पे? टेल के बेस पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए 4th पॉइंट आगे देखिए। इसके एंडोस्केलेटन की बात करते हैं। ये भी एंडोस्केलेटन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि न्यूमैटिक बोन्स आपने पहली बार सुन रहे होंगे, नाम बताता हूँ। ठीक है ना? एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, मतलब बोनी होता है, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह का बना होता है। क्लियर है? बोनी। क्लियर है? एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, मतलब बोन्स दिखती हैं। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, और उन बोन्स को हम कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूमैटिक। सीधी बात है, अगर इनकी बोन्स सॉलिडिफाई होंगी, पूरी सॉलिड होंगी, तो भाई इनको उड़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सीधी बात है, फ्लाई करने के लिए या फ्लाइट अटेन करने के लिए इनको अपना बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा हल्का रखना पड़ेगा। सीधी बात है, आप हमसे बोलो उड़ के दिखाओ, उड़ लोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी बोन्स सॉलिडिफाइड है, मजबूत है, हमारे अंदर वेट ज़्यादा है कि हम उड़ नहीं सकते। और सीधी बात है, हमारे पास विंग्स भी नहीं। अब ये मत कहना एरोप्लेन में बैठ के उड़ रहे हैं या पैराशूट, वो अलग मैकेनिज्म है। क्लियर है? बट हमारी बॉडी में तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं जो हमें ऐसे उड़ जाए हाथ फैला के। क्लियर है? बट इनके पास है, और इनके साथ साथ इनके विंग्स हैं, उसके साथ साथ इनको अपनी बोन्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बोन्स कैसे? बोनी है, तो बोनी बोन्स हैं तो उनके पास मास होगा, वेट होगा, थोड़ी हैवी होंगी। बट यही गलती कर जाते हैं लोग बात। क्यों? हैवी तो होती है, छोटी छोटी बोन्स तो बिल्कुल सॉलिड मिलती हैं, बट जो इनकी लंबी लंबी बोन्स होती है इनकी बॉडी में, वो सॉलिड नहीं होती। वो कैसी होती है? खोखली बोन्स होती हैं, जिससे उनका वेट या वो हैवी ना हो, उनका बॉडी का स्केलेटन या उनका बॉडी का स्ट्रक्चर या बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। पता लगी वो फ्लाई ही नहीं कर पा रही है, उनके विंग्स इतना फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे कि उनकी बॉडी को अपलिफ्ट कर ले। क्लियर है? तो इसीलिए इनकी बोन्स हॉलो होने की वजह से, एयर कैविटीज होती है इनकी बोन्स में, हॉलो है तो एयर कैविटीज है, जिसकी वजह से बायोएंसी प्रोवाइड होती है, वो इजीली उड़ सकती है, उनका वेट थोड़ा हल्का हो जाता है। और इसी टाइप की बोन्स का नाम है न्यूमैटिक बोन्स।
जो बोन्स हॉलो होती हैं उन बोन्स को हम क्या कह देते हैं बच्चों, न्यूमैटिक बोन्स। और क्यों ऐसी बोन्स जिसमें क्या है, एयर कैविटीज, वो क्या है, न्यूमैटिक बोन्स। किसके पास होती हैं, एव्स के मेंबर्स के, बर्ड्स के पास होते हैं। क्यों, क्योंकि जिससे वो इजीली फ्लाई कर सके, उनका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। 6 पॉइंट देखिएगा इंपॉर्टेंट। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स। इनके पास एक एडिशनल चैम्बर होता है, क्या, क्रॉप एंड गिजर्ड, बाकियों पे नहीं होता। इनके पास इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक एडिशनल चैम्बर होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉप और गिजर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रॉप और गिजर्ड बोलते हैं। क्लियर है, 2 एडिशनल चैम्बर्स हैं। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए आगे देखिएगा 7 पॉइंट। हर्ट कैसा है, हर्ट इज कंप्लीट। इनका हर्ट कैसा है, कंप्लीट है और 4 चैम्बर्ड है। क्या है, 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स प्लस 2 वेंट्रिकल्स। क्लियर है, अब यहाँ पे कंप्लीट चैम्बर आने लग गए सारे के सारे, हम में भी। क्लियर। 8 पॉइंट स्पेशल, वार्म ब्लडेड है, मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। क्या, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड के लिए जो टर्म यूज किया जाता है, होम्योथर्मस। क्या, होम्योथर्मस। क्लियर है, होम्योथर्मस। उनके लिए क्या किया जाता है, पॉइकिलोथर्मस, ये होम्योथर्मस। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, जो लिखा भी हुआ है, दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी बच्चों। कैसा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्मस। अभी तक सारे पॉइकिलोथर्मस थे, यहाँ से शुरू हो गए होम्योथर्मस मिलना, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास लंग्स होते हैं बच्चों। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, फेफड़े हिंदी में कहते हैं। क्लियर है, रेस्पिरेशन किससे होता है, लंग्स से। और साथ ही साथ इनकी लंग्स में एयर सैक्स होते हैं कनेक्टेड टू द लंग्स, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। तो इनकी हेल्प करते हैं ये एयर सैक्स। इनके अंदर छोटे 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 पाउचेस बने होते हैं एयर के, वो इन लंग्स को सपोर्ट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन के लिए पूरा सपोर्ट। क्लियर है। 10th पॉइंट देखो, क्लियर है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एक ही पॉइंट में ले लो। सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट। कौन सी कंडीशन, डायोशियस कंडीशन, मतलब मेल ऑर्गेनिज्म अलग, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग। डायोशियस कंडीशन है, सेक्सेस सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है। ओवीपेरस मतलब एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, और डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट, इसमें कोई लार्वा नहीं बनता। मेरे ख्याल से सारे के सारे 10 पॉइंट्स कंफर्म होंगे, आपको ध्यान से सुनेंगे तो याद करने हैं, पॉइंट्स बना लेंगे तो ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। न्यूमैटिक बोन्स, इनके स्पेशल फीचर्स मेंशन कर लो यार, बाकी तो बेसिक कॉमन से आ रहे हैं। पॉइकिलोथर्मस पॉइकिलोथर्मस पॉइकिलोथर्मस, जो होम्योथर्मस हो, अलग मेंशन कर लो। तो कंपैरिजन करके याद करोगे तो जल्दी याद होती है सारी चीज़ें। क्लियर है, कंपैरिजन करके बात करो, याद करोगे तो ये सारी चीज़ें जल्दी याद होती हैं, ठीक है ना, नहीं तो टाइम लगेगा आपको। और इनकी बोन्स कैसी होती हैं, हॉलो होती हैं। न्यूमैटिक बोन्स मिलती हैं, कैसी मिलती हैं बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स, जो हॉलो होती है, जिनके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, तो इजीली फ्लाई कर सकती हैं। एग्जाम्पल देखें अब इनके, एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल देखिएगा। इसमें मैंने नीचे बना रखे हैं, ध्यान से सुनो। हाँ, पहले एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, फिर डायग्राम देखते हैं, ठीक है ना। क्रो को क्या कहते हैं, कॉर्वस, नाम याद रखेंगे। पिजन को क्या कहते हैं, कोलंबा। इसको इन नाम से मतलब नहीं है, मेन इसको इस नाम से मतलब होता है। क्लियर है। पैरेट को क्या कहते हैं, सीटाकोला। क्या कहते हैं, सीटाकोला। ऑस्ट्रिच को स्ट्रूथियो, पीकॉक को पैवो, पेंगुइन को एक्टिनोडाइट्स, वल्चर को नियोफ्रॉन। बिल्कुल अलग नाम है, कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, इसीलिए याद करने में दिक्कत आती है। पर बच्चों याद तो करना पड़ेगा, मैं भी कर रहा हूँ, आपको भी करने पड़ेंगे। क्रो को क्या कहते हैं, कॉर्वस, चलो याद हो जाता है। पिजन को क्या कहते हैं, कोलंबा। देख पी से, ये सी से क्या कोई रिलेशन है, नहीं है, बट स्टिल ये जूलॉजिकल नेम है, याद करना है आपको। पिजन को क्या कहते हैं, कोलंबा। पैरेट को हम क्या कहते हैं, सीटाकोला। क्लियर है। ऑस्ट्रिच को हम स्ट्रूथियो, पीकॉक को हम पैवो, पेंगुइन को हम एक्टिनोडाइट्स एंड वल्चर को हम नियोफ्रॉन। क्लियर है, क्या कहते हैं, नियोफ्रॉन। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स के कुछ नाम। नीचे कुछ डायग्राम बन रहे हैं तो देख लो। ये बन रही है वल्चर, ईगल जैसी लग रही है, अलग है, पर इसका नाम क्या है, नियोफ्रॉन, अभी बताया। क्लियर है। ऑस्ट्रिच को क्या कहते हैं, स्ट्रूथियो। पैरेट को सीटाकोला एंड पीकॉक को पैवो। ये कुछ डायग्राम बन रहे हैं विद देयर जूलॉजिकल नेम्स। क्लियर है, हाँ या ना। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे। क्लियर है। अब लास्ट जो क्लास बची है मैं उस पर आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब हम डिस्कस करने जाएंगे लास्ट क्लास, जिसमें हम लोग आते हैं मैमेलिया। किसमें, मैमेलिया। क्लियर है, मैमेलिया डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो स्पेशल फीचर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर है।
दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट, इतने बेहतरीन है, ये सबसे एडवांस फॉर्म है, क्लियर है। और ये वेराइटी ऑफ हैबिटेट में मिल सकते हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ रह सकते हैं, पोलर आइस कैप्स में दिख सकते हैं, डेजर्ट्स में मिल सकते हैं, माउंटेन्स में मिल सकते हैं, फॉरेस्ट में रह सकते हैं, ग्रासलैंड्स में रह सकते हैं और डार्क केव्स में रह सकते हैं। तो मैमेलिया हर जगह रह सकता है, हर जगह रह सकता है, क्लियर है। दूसरा, सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ कुछ मैमल्स तो ऐसे हैं जो जिनका अडेप्टेशन उड़ने के लिए और वाटर में रहने के लिए भी अडेप्टेड हो गए, कुछ कुछ मैमल्स, क्लियर है। सेकंड थर्ड पॉइंट, इनका यूनिक फीचर सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिनको हम मैमरी ग्लैंड कहते हैं। तो मोस्ट यूनिक फीचर है मैमेलिया का क्या, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, जिससे यंग वंस को नरिशमेंट मिलता है। ये स्पेशल मैमेलियन कैरेक्टर है और किसी क्लास किसी फाइलम में ये कैरेक्टर नहीं होता, मैमल्स के अंदर ही ये वाले कैरेक्टर मिलते हैं। क्या, मैमरी ग्लैंड्स का प्रेजेंस होना या मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होना, जिससे यंग वंस को नरिशमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, स्पेशल मैमेलियन कैरेक्टर। दूसरा चौथा पॉइंट देखिएगा, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, सीधी बात है, मेरे ख्याल से हमारे पास 2 हाथ 2 पैर हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, जो कि एडेप्टेड है वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, स्विमिंग और फ्लाइंग के लिए। तो ये 2 पेयर ऑफ लिम्स अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड हो चुके हैं, जो इन सारे कामों के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है स्किन की, स्किन कैसी है, द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर्स, और किसी फाइलम में हमें स्किन के ऊपर हेयर्स की प्रेजेंस नहीं दिखी थी, मैमल्स में ही सबसे पहले इनकी स्किन के ऊपर हेयर्स की प्रेजेंस दिखी थी। इनके ईयर की बात करते हैं, अभी तक सब में हमें टिम्पैनम मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, टिम्पैनम देखने को मिल रहा था, बट मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना, इसको कहते हैं, आर प्रेजेंट। हमारे पास एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना होता है, ये नहीं कि केवल मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट कर रही है, टिम्पैनम है, हमारे पास पूरा एक्सटर्नल ईयर डेवलप्ड है, जिसको हम पिन्ना कहते हैं, क्लियर है, हाँ है ना। अलग आगे देखो, हमारे पास और भी स्पेशल फीचर हैं, जैसे हमारी बॉडी, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, जो कि किस में बैठे हुए थे, जॉ, क्योंकि सीधी बात है नैथोस्टोमेटा के हमारे पास जॉ है, और उस जॉ में हमारे पास डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है। और भी मैमल्स हैं हमारे अलावा, उनमें अलग मॉडिफिकेशन है टीथ के, क्लियर है, डॉग वगैरह सब मैमल्स में ही आते हैं, क्लियर है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, ठीक है ना। हमारे हार्ट की बात करें तो हमारा हार्ट कैसा होता है बच्चों, 4 चैम्बर्ड, अपने से रिलेट करो, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, क्लियर है। हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल मिलते हैं, 2 वेंट्रिकल, क्लियर है। हम भी होम्योथर्मस हैं, हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, क्लियर है। दे आर होम्योथर्मस, क्लियर है। रेस्पिरेशन हम आप किससे करते हैं, लंग से करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर विविपेरस, क्लियर है। रेस्पिरेशन किससे हुआ, लंग से। सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट, मतलब कि डायोशियस कंडीशन, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है, और साथ ही साथ क्या है, ये विविपेरस, यंग वंस को जन्म देते हैं, विद फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे कि प्लैटिपस, जो हम डिस्कस करेंगे। क्या प्लैटिपस का एक्सेप्शन रहता है, वो होता है ओविपेरस, बाकी मोस्टली कैसे हैं, विविपेरस। और डेवलपमेंट कैसा है इसका, डायरेक्ट। कैसा है डेवलपमेंट, डायरेक्ट। मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये सारे कुछ कैरेक्टर्स थे, उनके कुछ पॉइंट्स थे, रिप्रोडक्शन, सेक्सेस वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मेन चीज़ वापस से घिसा पिटा इनके एग्जाम्पल्स पे आ रहा हूँ। किस पे आ रहा हूँ, एग्जाम्पल्स पे। कुछ डायग्राम बन रहे हैं, इनके नाम पहले एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ बच्चों। एक्सेप्शन कौन है, प्लैटिपस दिखा दिया है, वो क्या है, ओविपेरस, एग लेइंग मैमल है। इसका नाम है ऑर्निथोरिंकस, क्या कहते हैं, ऑर्निथोरिंकस। एक्सेप्शन है क्योंकि ओविपेरस है, प्लैटिपस, क्लियर है। विविपेरस मैमल्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। विविपेरस मैमल्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। कंगरू, कैंगरू मैक्रोपस कहते हैं, कैंगरू मैक्रोपस होता है। फ्लाइंग फॉक्स क्या कहते हैं, टेरोपस बोलते हैं। कैमल को कैमिलस बोलते हैं। मंकी को मकाका बोलते हैं। रैट को रैटस बोलते हैं। डॉग को कैनिस बोलते हैं। कैट को फैलिस बोलते हैं। एलिफेंट को एलिफस बोलते हैं। हॉर्स को इक्वस बोलते हैं। कॉमन डॉल्फिन को डेल्फिनस बोलते हैं। ब्लू व्हेल को बैलिनोप्टेरा बोलते हैं। टाइगर को पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं और लायन को
पैंथेरा लियो बोलते हैं। तो ये कॉमन नेम तो हर किसी को याद है, बट इनके जूलॉजिकल नाम याद करना सबसे चैलेंजिंग काम है। लिख लिख के याद करोगे तभी ये चीज़ें याद होगी, नहीं तो नहीं होंगी, गारंटी कह रहा हूँ। बिना लिखे याद नहीं होती चीज़ें। नोट करोगे, पेंसिल चलाओगे, कॉपियों पे पेन चलाओगे, तभी याद होती हैं सारी चीज़ें। एग्जाम्पल जितनी से ज़्यादा जितनी याद कर सको उतनी याद करो, जितनी बार इसे पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, तभी आपको फ़ायदा दिखेगा। काम आप नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा, सीधी बात है। काम आपको करना है, बता मैं सकता हूँ, काम करना आपका काम है, बताना मेरा काम है कैसे किस तरीके से आपको काम करना है। ओवीपेरस एक ही है बेचारा, प्लैटिपस, ऑर्निथोरिंकस। वीपेरस में कौन? कैंगरू को हम मैक्रोपस कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स को टेरोपस कहते हैं, कैमिल को कैमिलस, मंकी को मकाका और रैट को रैटस, डॉग को कैनिस, कैट को फैलिस, एलिफेंट को एलिफस, हॉर्स को इक्वस, डॉल्फिन को डेल्फिनस, ब्लू व्हेल को बैलिनोप्टेरा फेमस एग्जाम्पल है, टाइगर को पैंथेरा टिग्रिस एंड लायन को पैंथेरा लियो। ये दोनों नाम तो मैं आपको पहले यूनिट के पहले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा लियो। क्लियर है? ये था आपका बच्चों एनिमल किंगडम में मैमेलिया क्लास। इसके कुछ डायग्राम बन रहे हैं, देख लीजिए। ये कौन है? प्लैटिपस बन रहा है। क्या नाम है इसका? ऑर्निथोरिंकस। क्या नाम है बच्चों इसका? ऑर्निथोरिंकस। देख लीजिएगा क्या नाम है? ऑर्निथोरिंकस। ये कौन है? कैंगरू बन रहा है, इसका क्या नाम है? मैक्रोपस। ये कौन है? ये कौन है? चमगादड़, बैट, इसका नाम क्या है? टेरोपस। मार्क कर लेना, क्या नाम है इसका? टेरोपस। क्लियर है? ये क्या बन रहा है? टेरोपस। फ्लाइंग फॉक्स कह रहे हैं, देखो जरा पीछे लिखा है फ्लाइंग फॉक्स, बैट मत बोलो, फ्लाइंग फॉक्स बोल दीजिएगा। क्या नाम है? टेरोपस। और ये कौन है? ब्लू व्हेल, बैलिनोप्टेरा। कौन सी टेरा? बैलिनोप्टेरा। क्लियर है? दिस इज द क्लास मैमेलिया। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके सारे फाइलम कंप्लीट होते हैं और आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, एनिमल किंगडम। क्लियर है? अब एक चीज़ और बढ़िया सी दिखाने वाला हूँ मैं, उसको ज़रा गौर से देखना। क्लियर है? यहाँ पे वैसे तो चैप्टर एंड करा दिया मैंने, बट एक टेबल में मेंशन करना चाह रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी स्क्रीन पे आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो थोड़ा वाइड करके मैं बड़े करके दिखा रहा हूँ, टुकड़ों में दिखा रहा हूँ। ये पूरी टेबल है बच्चों, हर फाइलम के लिए बनाई है। देख ले जरा, फाइलम लिखे सारे, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, सारे फाइलम है। और ये कुछ उनके कॉमन फीचर्स हैं जिनको मैंने हर फाइलम के अकॉर्डिंग मेंशन कर रखा है। क्लियर है? तो फाइलम कौन कौन से? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथिस, एस्केलेमिंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, सारे फाइलम मेंशन कर दिए। अब इन सब के कैरेक्टर्स लिख दिए, सब में किस टाइप की चीजें मिल रही थी वो मेंशन करते चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला फाइलम ले रहा हूं मैं, सुनना जरा ध्यान से एक एक करके। पॉरीफेरा, इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है? सेलुलर। क्लियर है? तो एक एक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मैं हर फाइलम को बताते चल रहा हूं। दूसरा फाइलम है, क्या है? सीलेंट्रेटा, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू, बिल्कुल यही पॉइंट्स लिखाए थे मैंने। तीसरा फाइलम है टीनोफोरा, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या? टिश्यू। यही मैं काम करने को कह रहा हूं आपको चार्ट पेपर पे, बट यहाँ पे तो मैंने केवल एक वर्ड लिख दिया, आप पूरा इसको एक्सप्लेन करके लिखना। लास्ट में बस आप ये चार्ट थोड़ा डिटेल में बनाना अपने चार्ट पेपर पे, तब मजा आएगा। प्लैटीहेल्मिंथीस, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन भी दिख रहा था और ऑर्गन सिस्टम भी दिख रहे थे। एस्केलेमिंथीस से ऑर्गन सिस्टम शुरू हो गया, एस्केलेमिंथीस से लेकर आगे तक जहां तक हम बढ़ेंगे उन सब में हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल शुरू हो गया। एस्केलेमिंथीस हो गया, एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, कॉर्डेटा। देख ले, एस्केलेमिंथीस से लेकर कॉर्डेटा तक ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ नहीं दिखेगा, छोड़ो, टुकड़ों में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो एस्केलेमिंथीस से लेकर कॉर्डेटा तक ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा होगा आपको, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा होगा। तो इनिशियल में सेलुलर, दूसरे तीसरे में सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा में टिश्यू, प्लैटीहेल्मिंथीस में मेनली ऑर्गन होता है बट कुछ कुछ ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, और एस्केलेमिंथीस से लेकर कॉर्डेटा तक सब में ऑर्गन सिस्टम मिलता है, सब में ऑर्गन सिस्टम मिलता है। अब बात आती है इनकी सिमेट्री की। सिमेट्री थोड़ी हर जगह वेरिएबल सी रहती है। पॉरीफेरा मैंने लिखा है मतलब एसिमेट्रिक कर लेना, एसिमेट्रिक पूरा कंप्लीट कर लेना। क्या कर लेना? सिमेट्री इसकी एसिमेट्रिक। सीलेंट्रेटा बता दिया रेडियल, टीनोफोरा बता दिया रेडियल, प्लैटी में बताया बाइलेटरल, एस्केलेमिंथीस में बताया बाइलेटरल, एनेलिडा में बताया बाइलेटरल, ऑर्थ्रोपोडा में बताया बाइलेटरल, मोलस्का में बताया बाइलेटरल। आपको लग रहा होगा प्लैटी के बाद सारे बाइलेटरल है, नहीं है। प्लैटी के बाद ऑलमोस्ट सारे बाइलेटरल है एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। प्लैटीहेल्मिंथीस के
से शुरू होकर कॉर्डेटा तक सारे बाइलेटरल है, केवल इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के। ये तो स्पेशल फीचर लिखा है मैंने इकाइनोडर्मेटा का। रेडियल इनके पास सिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री होती है? रेडियल। इसमें सब वो ही आते हैं, स्टारफिश हो गई, स्टारफिश टाइप के एनिमल्स हो गए। एक और बताया था स्टिंगरे टाइप, स्टिंगरे नहीं, हाँ है ना, और भी दिखाई थी आपको बाकी की स्टारफिश के अलावा। क्लियर है? तो उसमें रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिल रही थी। क्या देखने को मिल रही थी वहां पे? रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिल रही थी उनमें। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को हम उनकी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट कहीं से भी कट कर सकते थे। और भी आपको जैसे उसमें ऑफ्यूरा वगैरह भी देखने को मिलती है जिनके पास रेडियल सिमेट्री मिलती है। क्या मिलती है? रेडियल सिमेट्री। बिट्रल स्टार वगैरह भी कहते हैं, वो सब रेडियल सिमेट्री वाले हैं। तो मेनली इनिशियली हमें यहाँ पे रेडियल मिलती है। प्लैटी के बाद मोस्टली सब में बाइलेटरल है, केवल किसको छोड़ के? इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के। अब बात आती है सीलोम की। सीलोम तो बहुत सिंपल तरीका बताने का। इनिशियली सीलोम मिलता ही नहीं है, सीलोम एब्सेंट, सीलोम एब्सेंट, सीलोम एब्सेंट, सीलोम एब्सेंट टिल प्लैटी हेलमिंथीज। मतलब एसीलोमेट कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? एसीलोमेट। वहीं पे जैसे ही हम एस्केलेमिंथीज पे आते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है स्यूडोसीलोमेट। कौन सा मिलता है? स्यूडोसीलोमेट। और इसी के आगे शुरू हो गया एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक ट्रू सीलोम या सीलोमेट कंडीशन। तो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लैटी में एसीलोमेट कंडीशन, एस्केलेमिंथीज में स्यूडोसीलोमेट कंडीशन। और एनेलिडा के आगे कहाँ तक? एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक हमें सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर है? बात आती है अब सेगमेंटेशन। मोस्टली एब्सेंट होती है, एक दो को छोड़ के। पॉरीफेरा में एब्सेंट, सीलेंट्रेटा में एब्सेंट, टीनोफोरा में एब्सेंट, प्लैटी हेलमिंथीज में एब्सेंट, एस्केलेमिंथीज में एब्सेंट, बट एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होती है। लिखाया हुआ है, पॉइंट मेंशन कराया था मैंने, अगर आपने गौर किया हो तो। क्लियर है? एनेलिडा भी प्रेजेंट होती है, ऑर्थ्रोपोडा में भी प्रेजेंट होती है। फिर वापस एब्सेंट, मोलस्का में एब्सेंट, इकाइनोडर्मेटा में एब्सेंट और हेमिकॉर्डेटा में एब्सेंट। और किस में प्रेजेंट है? कॉर्डेटा। तो तीन ही जगह प्रेजेंट रहती है सेगमेंटेशन, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। किस किस में? एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। क्लियर है? बाकी जगह कहीं होती नहीं है। अब बात आती है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर है? रिप्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करिए, आप लोग ऐड करिएगा खुद से, कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा, सारी चीजें बुक्स थोड़ी दे देंगी, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम पॉरीफेरा में नहीं होता, एब्सेंट होता है, पर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा में होता है, पर वो इनकम्प्लीट होता है, और प्लैटी में भी इनकम्प्लीट होता है। मतलब इनकी माउथ और एक्सक्रीटरी ओपनिंग एक ही जैसी होती है। तो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट किसमें? सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में और प्लैटी हेलमिंथीज में। क्लियर है? एस्केलेमिंथीज से शुरू होकर कॉर्डेटा तक कंप्लीट मिलता है। एस्केलेमिंथीज से शुरू होकर कॉर्डेटा तक ये कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट मिलता है। इनके माउथ की ओपनिंग और इनके एक्सक्रीटरी पोर की ओपनिंग डिफरेंट हो जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ या ना? कैसा है? पॉरीफेरा में नहीं होता, सीलेंट्रेटा में नहीं होता, टीनोफोरा में नहीं होता, प्लैटी में भी नहीं होता, एस्केलेमिंथीज में भी नहीं होता। तो ये भी एस्केलेमिंथीज तक एब्सेंट है। क्लियर है? और एनेलिडा से शुरू हुआ कॉर्डेटा तक ये प्रेजेंट रहता है। एनेलिडा से ये शुरू होता है और कॉर्डेटा तक ये प्रेजेंट रहता है। कौन? सर्कुलेटरी इनका सिस्टम। क्लियर है? अब बात आती है इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम। पॉरीफेरा में जरूरत नहीं है, सिलेंट्रेटा में भी जरूरत नहीं है, टीनोफोरा में भी जरूरत नहीं है, एब्सेंट है, प्लैटी में भी जरूरत नहीं है, एस्के में भी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सिमिलरली काम चलते हैं दोनों। क्लियर है? एस्केलेमिंथीज तक एब्सेंट रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी और सर्कुलेटरी, बट जैसे एनेलिडा आता है वहां से सर्कुलेटरी सिस्टम भी शुरू हो जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी शुरू हो जाता है, क्योंकि बेसिक मेन जो ऑर्गन सिस्टम है वो यहीं से शुरू होता है। क्लियर है? डाइजेशन की बात समझ में आ गई, सर्कुलेशन की बात समझ में आ गई, रेस्पिरेशन की बात समझ में आ गई। इस तरीके से चार्ट पेपर बना लोगे, सारी चीजें रट जाएंगी। इस तरीके से चार्ट पेपर बना लोगे तो सारी चीजें रट जाएंगी। क्लियर है? ये तो होगा बेसिक कैरेक्टर्स। अब कुछ हर फाइलम के अपने अपने खुद के एक डिस्टिंक्टिव फीचर होंगे, बहुत कम लिखे हैं, पर आपको एक्स्ट्रा चीजें अपने आप ऐड करनी पड़ेगी। तभी कह रहा हूँ बड़ा सा चार्ट पेपर लेना, सारी चीजें मेंशन करना उसके ऊपर। तो डिस्टिंक्टिव फीचर्स पॉरीफेरा का क्या था? इनकी बॉडी पे हमें क्या मिल रहे थे? पोर्स मिल रहे थे और कैनल्स दिख रहे थे हमें बॉडी वॉल्स में। तो बॉडी विद पोर्स एंड कैनल्स। क्लियर है? और इनके बीच में एक सेंट्रल कैविटी, क्या? स्पॉन्जोसील मिलती है। वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, मैं नहीं करूंगा। क्लियर है? ऑस्टिया मेंशन करो, स्पॉन्जोसील मेंशन करो, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है, इसीलिए तो पढ़ाया मैंने पॉइंट्स में यार, पूरे सारे फाइलम्स, ठीक है ना। सीलेंट्रेटा, इसमें हमें कौन सी स्पेशल सेल? नीडोब्लास्ट प्रेजेंट। इसी पे तो नाम गया बेचारे का, निडेरियंस। नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट सेल में कौन सी सेल्स होती है वो आप लोग मेंशन करोगे, मैं नहीं करूंगा, वो काम आपका है, ठीक है ना। टीनोफोरा में
कॉम्प्लेट्स मिलती है किसके लिए, लोकोमोशन। क्या सीलिया होते हैं इनके ऊपर, लोकोमोशन में काम आता है। प्लेटी हेलमिंथीज कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, लिखा हुआ है पॉइंट, पूरा आपको लिखना है। हुक्स एंड सर्कल्स मिलते हैं, पैरासाइट होते हैं इसीलिए हुक्स एंड सर्कल्स मिलते हैं। एस्किया हेलमिंथीज में राउंड वॉर्म होते हैं, ये कैसे शेप होते हैं, राउंड वॉर्म नाम है, ऑफन वॉर्म शेप ज्यादातर, और इलोंगेटेड, दिखाया भी था मैंने आपको स्पेसिमेन राउंड वॉर्म का, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, क्लियर है। एनालिडा का स्पेशल फीचर, बॉडी सेगमेंटेड होती है टुकड़ों में, अर्थवॉर्म, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बताया था। बॉडी सेगमेंटेड एक्शन या बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स, रिंग की तरह सेगमेंटेड बॉडी रहती है, क्लियर है। आर्थ्रोपोडा का स्पेशल मेंबर्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस, जिसके बेसिस पे नाम किया है। पहला एक्सोस्केलेटन इज क्यूटिकल, काइटिनियस का होता है, काइटिन का बना होता है, और जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलते हैं। मोलस्का का स्पेशल फीचर, एक्सटर्नल जो शेल होता है इनका वो मजबूत होता है, एक्सटर्नल स्केलेटन शेल यूजुअली प्रेजेंट, शंख वगैरह सब इसी में आते हैं, ठीक है ना। अगला इकाइनोडर्मेटा का वाटर वास्कुलर सिस्टम, स्पेशल कैरेक्टर है, यही मैंने पॉइंट में बताया था, मैंने बोला था इसको रट लेना। वाटर वास्कुलर सिस्टम किस काम में आता है ये आपको लिखना है, क्लियर है। रेडियल सिमेट्री स्पेशल फीचर है, इसीलिए तो बोला, बाकी सब बायलेटरल मिलने चाहिए थे, ये भी बायलेटरल सोच रहे थे बट ये रेडियल। अब एक पॉइंट और आया था, इनका लार्वा कैसा था, बायलेटरल था, पर अडल्ट कैसा है इनका, रेडियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी लिखिएगा आप, वो भी आपको ही लिखना है, ये सारी चीजें रट जाएंगी पॉइंट बना के लिखोगे तो, ठीक है ना। वाटर वास्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री अडल्ट की होती है, पर इनका लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। तो आ गया ना कुछ कैरेक्टर तो एडवांस वाला। हेमिकॉर्डेटा में ये वॉर्म लाइक, बैनोग्लाइसिस वगैरह बताए थे, है ना। तो इसमें 3 पार्ट मिल रहे थे बॉडी के, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, मैंने डायग्राम में भी मेंशन किया था। कॉर्डेटा, इनके तो स्पेशल फीचर आपको पता ही है, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स विद लिम्स एंड फिन्स, क्लियर है। ये इसके कॉर्डेटा के स्पेशल फीचर्स हैं, वो लिख दिए मैंने। बट हमारे अंदर नोटोकॉर्ड मिलती है, हाँ मिलती है, पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाद में जाके वो कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रा कॉलम में। नर्व कॉर्ड मिलती है हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलती है, बट बाद में जाके वो स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, क्या बन जाती है, स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, क्लियर है। इनके अंदर गिल स्लिट्स भी दिखते हैं और इनके अंदर लिम्स और फिन्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये था बेसिक आपके टेबल, सारे फाइलम, उनके कॉमन फीचर्स और उनके एक स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ साथ, क्लियर है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आया होगा, इतना डिटेल में पढ़ाया मैंने, हर चीज़ें बताई हैं बच्चों। बाहर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आता क्वेश्चन, क्यों टाइम वेस्ट करना है, क्लियर है। जो पॉइंट्स मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ पहले यही सारी चीज़ें याद हो जाएं। आप भी खुद ट्राई करोगे ना तो आपको भी लगेगा हाँ यार बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों एनसीईआरटी में बहुत कुछ है याद करने को, बाहर इधर उधर घूमोगे भटकोगे औरों के चक्कर में कोई मतलब नहीं है। बस आपको मज़ा तो आएगा, ये तो लगेगा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई, पर वो किसी यूज़ की तो नहीं है ना। पहले उसे यूज़ तो लाओ, किस काम में यूज़ करना है, आपको सिलेक्शन लेना है कि बस इधर उधर का ज्ञान बटोरना है। सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करो, ज्ञान बटोरने के लिए फालतू का ज्ञान मत बटोरो, ज़रूरत नहीं है ना। पेपर में नहीं आना ना क्वेश्चन, आएगा इसी में से बन के आएगा। गारंटी मेरी है 85 क्वेश्चन सही कराने की। शर्त क्या है, आप मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे तब, अपने अकॉर्डिंग करोगे तो कतई नहीं आएंगे, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करा जा सकता, सीधी बात है, काम चोरी हो जाती है उसमें। मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे, जैसे मैंने बताया वैसे करोगे, डेफिनेट 85 क्वेश्चन से कम तो कहीं नहीं गए, 85 क्वेश्चन तो आने ही आने मरे मारने पे, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि ढंग से समझ आया होगा, तो जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज कर लो। खुद भी नहीं पढ़ोगे ना, वीडियो देख लोगे मेरे पास, तब भी आपका पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा यार। बस फर्क इतना है, आप बोल बोल के याद करो इन चीज़ों को, मेरे बोलने से केवल काम नहीं है। आप जब वीडियो भी देख लो तो मेरे को कॉपी करो, इमिटेट करो, मेरे को बोलने की कोशिश करो, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आप एनसीईआरटी में मार्क करो, पढ़ो। तो जितनी बार कर लोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा है। 3 बार करना इंपॉर्टेंट है, 90% मेहनत उसी 3 बार को कवर करने में है। 4 टाइम से 15 टाइम पहुँचने में कोई टाइम नहीं लगता, आपको खुद नहीं पता लग जाएगा आप कितनी बार रिवीजन करिए आप, और इतना अच्छा लगेगा कि आप, मेरे को तो उम्मीद है किसी किसी से वो 15 टाइम से भी ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी रिवीजन होता है 3rd टाइम के बाद। मैं खुद एक्सपीरियंसड हूँ, मेरे को भी पता है, मैंने और भी बच्चे देखे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। क्लियर है बच्चों, तो इस सेशन को मैं कंप्लीट करता हूँ। इस सेशन के साथ आपका एनिमल किंगडम बच्चों चैप्टर खत्म, एंड दैट्स द लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट। ये आपका पहली यूनिट का लास्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है बच्चों, तो अगले सेशन में, नए सेशन में एक नई यूनिट और एक नए चैप्टर के साथ मैं मिलता हूँ। तब तक ढंग से रिवाइज करें, ढंग से इसको याद करें, इनके पॉइंट्स बनाएं, इसके चार्ट पेपर्स बनाएं। क्लियर है बच्चों, तो अगले सेशन में नए चैप्टर नई यूनिट के साथ मिलता हूँ यहीं पर। थैंक यू वेरी मच।